वाजपेयी ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूपी का 7वां चरण और अंतिम चरण बेहद खास। पूर्वांचल की सीटें मोदी का गढ़ कहा जाता है। योगी की यहाँ पर अभी तक विकास की जो नीति है उसको भी देखा जाता है और सपा का गढ़ भी इसमें कहा जाता है। सहयोगी दलों की भी परीक्षा इस बार 7वें चरण में है। तो इन 7 चरणों की 54 माफ कीजिएगा यहाँ पर इससे पहले भी जब चुनाव हुए हैं या ये चुनाव हो रहा है उसमें स्पष्ट करेगी, फैसला तो जनता देगी। कॉपी का एग्जामिनर जांचने का जनता है इस बार। अगर हम ओवरऑल एक आपसे परसेप्शन लेना चाहें तो चुनाव का क्या रिजल्ट होगा अगर पूरी सीटों की बात की जाए तो? चुनाव का रिजल्ट बीजेपी की सरकार का पतन हो चुका है। 100 से 150 के बीच में इनको सिमटना है और लास्ट राउंड का जहां तक सवाल है 54 में सीटों में 10 से 14 सीट के बीच में सिमट जाना है। अपना वोट डाले हैं और देश हित में, प्रदेश के विकास हित में और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के हित में और देश राष्ट्र आगे कैसे बढ़े, राष्ट्र में शांति व्यवस्था कैसे हो, इस उद्देश्य से हम लोग भारतीय जनता पार्टी वोट दिए हैं और अपना वोट अपने बूथ पर डाल करके अपने आप को बड़ी खुशी अनुभूति हो रही है। नहीं, जो स्थिति बनी है अभी इतना स्लो वोटिंग हो रही है, काफ़ी समय लग रहा है और मुझे लगता है कि ये धूप में लोग खड़े हैं, इसको तत्काल इसकी व्यवस्था करानी चाहिए। अंदर एक जो उसमें कर्मचारी लगे हैं उनको शायद देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और तत्काल इसको ठीक कराना चाहिए, नहीं तो वोटिंग बहुत कम हो रही है। वो मैं समझता हूँ कि पूरी व्यवस्था ठीक नहीं है। जो जिस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था ठीक नहीं है। और देख रहे हैं उत्साह के हिसाब से, आप देखिए पहले हम लोग आते थे तो पूरी लाइन लगी रहती थी बाहर तक, कहाँ उत्साह है, लोगों में उत्साह भी नहीं। इस नाते कि आपने व्यवस्था की नहीं, यहाँ छाया होना चाहिए था, कम से कम बाहर एक छाया होना चाहिए था, ऊपर एक पर्दा लगना चाहिए था। धूप में महिलाएं खड़ी हैं, बुजुर्ग लोग खड़े हैं, सब दिक्कतें आ रही हैं। वोट डालना लोकतंत्र का पर्व है ये और देश के सबसे बड़े राज्य में सरकार बनाने के लिए वोटिंग की जा रही है और लास्ट फेज का मतदान है। आज मतदान समाप्त हो जाएगा और यहाँ पर लोग अति उत्साह में मतदान कर रहे हैं अधिक से अधिक, और आपके माध्यम से हम अपील करेंगे कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से और अधिक से अधिक मतदान करें। चुनाव ने मत दिया है, मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गिरती हुई कानून व्यवस्था की स्थिति, डबल इंजन की सरकार की विफलता, ये मुद्दे हैं। तो आज 7वें चरण की आखिरी फाइट है। 54 सीटों का क्या हाल है और किस तरीके से यहाँ की सियासत अभी तक रही है, और इसी को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ इस वक्त पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे खास मेहमान हैं, एक एक करके सबसे पहले हम आपका उनसे तारुफ करवाते हैं। मनोज पांडे जी राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका मनोज जी। रजा रिजवी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी रजा जी बहुत बहुत स्वागत है। और हेमंत तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हेमंत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आलोक कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चारों खास मेहमान हमारे साथ आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। 7वां चरण आखिरी फाइट। सबसे पहले एक एक करके ओपन कमेंट हर एक मेहमान से, किसकी सरकार बन रही है? मनोज जी आपसे सीधे। सरकार अभी इस बार ये बता पाना कि सरकार किसकी बन रही बड़ा कठिन है। लेकिन मुद्दा आधारित चुनाव कम और जाति और धर्म आधारित नहीं, सीधे सीधे आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? एक ही शब्द में बस यहाँ पर लाइन में तो बता पाना आपको क्या लग रहा है? बहुत कठिन है, लेकिन बाइपोलर है और हार जीत का अंतर बहुत कम रहेगा। लेकिन आप घुमा गए बातों को। देखिए मनोज जी आपका एक कमेंट बहुत मायने रखता है हमारे लिए, वरिष्ठ हैं आप और राजनीति को समझते भी हैं। तो मैं चाहूंगी एक नाम तो अब दीजिए, आपको क्या लग रहा है सीधे सीधे, जो भी आपको लगता हो कि हाँ इस बार ये फाइट में और ये सरकार बना सकती है। देखिए फाइट में दोनों समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता, नहीं एक बता पाना बड़ा कठिन है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों संघर्ष में है। हाँ, बीजेपी आ जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटेंगी। यानी कि इसका मतलब वो घटेगी लेकिन सरकार बना लेगी, यानी बीजेपी आ रही है आपके हिसाब से? नहीं, बीजेपी आ रही है ये कहना बहुत कठिन है। घटेगी, बीजेपी आ रही है, सीटें घटेंगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटेंगी। चलिए आपकी बातों से लग रहा है बीजेपी आ रही है। रजा रिजवी जी, मनोज जी ने तो घुमा दिया, लेकिन मैं आपसे जवाब चाहती हूँ, कौन आ रहा है? सपा, बसपा, कांग्रेस, कौन? बीजेपी कौन? देखिए बहुत साफ आपने सवाल पूछा है और इसका ये 7वें चरण के बाद बहुत साफ जवाब देना बिल्कुल ठीक नहीं है जैसा लगता है, क्योंकि बहुत टफ फाइट है।
हाँ। और ऐसा नहीं है कि बहुत फाइट आसान दिख रही हो, क्योंकि जो साइलेंट वोटर है, जो उस समझी में नहीं आता, आप समझिए जो दलित वोटर है, हाँ। वो किधर गया है। अगर दलित वोटर भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया है तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। अगर समाजवादी पार्टी की तरफ दलित वोटर गया है, जी हम लोग छठे चरण तक यही तो बात करते हैं। साइलेंट वोटर है, सपा वोट काटेगी, बीजेपी के वोट कमाएंगे, सीटें उनकी कमाएंगी, कांग्रेस फाइट से बाहर है, ये सब बहुत चर्चा कर लिया। आज तो आखिरी चरण है, जरा आज आपका ओपन रिमार्क में चाहती हूँ, वरिष्ठ आप, और आपका एक कमेंट जनता के लिए सीधे संदेश हो जाए इस बार। सीधे संदेश ये कि टफ फाइट है, जीत हार अभी किसी को नहीं कहा जाता किसकी सरकार बनेगी। जी, मतलब साफ साफ कोई भी नहीं कह रहा है। हेमंत जी, मैं उम्मीद करती हूँ आप जरूर एक शब्द में एक नाम जरूर ले लेंगे। कौन लग रहा है सरकार बना रही है, सपा, बीजेपी, कांग्रेस या बसपा? मैं आपको निराश कतई नहीं करूंगा। हालांकि इस सवाल, अव्वल तो सवाल नहीं होना चाहिए। हाँ। अभी मतदान चल रहा है, 6 बजे तक मतदान होगा, इसीलिए आपने देखा होगा एग्जिट पोल जो होते हैं 6 बजे के बाद ही उनके संकेतक सामने आते हैं। तो ये प्रश्न वस्तुतः उचित नहीं होता है, लेकिन मेरा मानना, क्योंकि कारण है कि अगर हमने बोल दिया, लाखों लोग भारत समाचार देख रहे हैं, 7वें चरण जो देख रहे हैं, जो फ्लोटिंग, आपको क्या लग रहा है? अलग अलग देखिए हेमंत जी, लोगों को अलग लग रहा है। मैं आपका सिर्फ यहाँ पर ओपन रिमार्क, सिर्फ आपका, लोग तो यहाँ पर कुछ भी बोले, मैं आपका मैं ओपन ही बोलता हूँ जी। नोट करिए और लॉक करिए। हाँ, लॉक करती हूँ मैं। अगर आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, उसकी मर्यादा का तो मैं क्षमा चाहूंगा। हाँ। लेकिन जो मैंने देखा है समूचे उत्तर प्रदेश में घूम करके, स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है, क्लियर कट सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ऊपर है। चलिए, बहुत सही, कम से कम आपने मुझे निराश नहीं किया हेमंत जी। सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी ने कदम कदम नेक टू नेक फाइट की है, लेकिन फर्क जो है अच्छा खासा सीटों का रहेगा। मैं नहीं मानता हूं कि बहुत क्लोज फाइट दिखी है, लेकिन परिणाम स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकता है। हेमंत जी, बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद थी कि आप यहाँ पर ओपन रिमार्क देंगे, आपने बता दिया। पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी, इस पर भी मैं आपसे सवाल लूंगी। आलोक कुमार जी, आपका भी उत्तर मैं चाहती हूँ उसी से जुड़ा हो और एक ही लाइन में हो। क्या लगता है कौन सरकार बना रहा है? 7वां चरण भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, 10 मार्च का इंतजार हर किसी को है, लेकिन आपका रिमार्क बहुत जरूरी है आज। नेहा, ये पूर्णाहुति है, कांटों की टक्कर है। हाँ। और इसमें पड़ला, चूंकि सरकार बीजेपी की है, प्रचार तंत्र उनके साथ है, तो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन जिस ढंग से सपा ने कल जो अंतिम चरण में जो सभाएं की हैं, उनको देख करके ये नहीं कह सकता कि सपा मैदान में नहीं है। आपकी वरिष्ठता का मैं चाहती हूं उपयोग हो, एक नाम ले लीजिए, सपा, बीजेपी, बसपा, कांग्रेस। जो हालात है उसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ मार्जिन से सरकार बनाती हुई दिखी। चलिए, कुछ मार्जिन से आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। हेमंत जी ने कहा पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, मनोज जी नटराज जी ने कहा कि कड़ी फाइट है, यानी कि दो मेहमान ऐसे जो कड़ी फाइट पर अभी फोकस करें, लेकिन सरकार बीजेपी की, दो लोग हमारे मेहमान करें कि बन रही है। हेमंत जी, आपके पास आते हुए आपने जिक्र किया अभी पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी ला रही है, जो अभी आपको लग रहा है रिजल्ट क्या होगा वो जनता के हाथ में था, 10 मार्च को क्लियर हो जाएगा। जरा इस पर आप हमें डिटेल में बताइए, पूर्ण बहुमत की सरकार कैसे, क्योंकि चैलेंज भी बीजेपी के सामने इस बार बहुत है, दल छिटक गए उनसे, मुद्दे विपक्ष ने हावी कर दिए, यहाँ पर शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, यहाँ पर विकास को लेकर, अपराध को लेकर। कारण है यह चुनाव दरअसल कभी योगी बनाम अखिलेश यादव नहीं रहा। अखिलेश यादव प्राइमरीली इस बात में कामयाब रहे, विद इन अपोजिशन परसेप्शन स्टेब्लिश किया उन्होंने कि अकेले वो हैं जो सीधे सीधे लड़ रहे हैं। उन्होंने वाकई इस इलेक्शन को बाइपोलर बना दिया और करीब 3 दशक बाद हम इस तरह की सीधी लड़ाई का चुनाव देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नुकसान उसकी जो 5 साल की सरकार चली, उसमें कई ऐसी बुनियादी बातें थी जिसको योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट, उनका पूरा प्रशासनिक अमला, उनका जो पूरा पैराफर्नालिया था, उसको एड्रेस नहीं कर पाया। उसकी नाराजगी था, उसी नाराजगी का ट्रांसलेशन अखिलेश यादव का इस इलेक्शन में जो मुनाफा है, जो फायदा है, जो एक्स्ट्रा एसेट उनके पास है, इसी वजह से इतना जलवा, इतना भीड़, इतना उत्साह उनके उसमें दिख रहा है। लेकिन बहुत सी चीजें हम लोग देख नहीं पाते, जैसे अभी रजा रिजवी साहब ने, या देश के 90% जर्नलिस्ट कहते हैं कि साइलेंट वोटर, फ्लोटिंग वोटर, कुछ ऐसा भीतर चल रहा है। मैंने थोड़ा उसी को समझने की कोशिश की है शिवांगी।
दरअसल जो गरीब दर्जा है, जो मोनेटाइजेशन के बाद से ही सीधे सीधे इंटैक्ट हुआ नरेंद्र मोदी के नाम पर, वो टूटा नहीं है, उसके बड़ा डेंट नहीं लगा है। और जो राशन वाली बात जिसका लोग उपहास उड़ाते हैं, ये फ्री राशन कोरोना काल में, कष्ट काल में लगातार मिलना एक मारक अस्त्र अखिलेश यादव की सारी मेहनत पर, सारे माहौल पर यही जो है राशन, गरीबों को राशन, जिनकी 7 पीढ़ियों ने फूस में गुजारा है, जिन्होंने कभी कंक्रीट की छत और कंक्रीट की दीवार नहीं देखी, जिनको मकान मिला है, जिनको शौचालय मिला है लोटा लेकर के, जिनकी घर की महिलाएं नहर किनारे, तालाब किनारे शौच के ले जाया करती थी, ये उनका वोट है। और ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी बात, तमाम ऐसे जो पसमानदा मुस्लिम हैं, उनके बूथ पर भारत समाचार से कहूंगा जरूर उनका परिणाम देखेगा। बहुत सी मुस्लिम महिलाओं का भी वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात फिर ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी का करिश्मा, नरेंद्र मोदी का चेहरा, जब से वो भौतिक रूप से प्रचार के लिए मैदान में उतरे, और जब कानपुर में उन्होंने जो सबसे बड़ी समस्या जिसको योगी सरकार जिसका समाधान नहीं ढूंढ पाई, आवारा पशुओं वाले विषय पर उन्होंने जो टिप्पणी की, एक इंडोर्समेंट उनका जो था, और ये एक वादा उनका कि 10 मार्च के बाद हम इसका कोई सुटेबल सोल्यूशन निकालेंगे, कोई तरीका निकालेंगे, इसका बड़ा असर पड़ा। और जिस इलाके में आज मतदान हो रहा है, हर जिले में मैं गया हूँ, सभी जिले में गया हूँ, 7वें चरण का जहां जहां आज मतदान हो रहा है, मैं सभी जिलों में गया हूँ, हर क्लास में मैंने बात की है। और वही मेरे समझ में आया कि जो बोल नहीं रहा है, जो चुप है, वही निर्णायक है। और उसमें भाजपा का फीसद ज्यादा है। जो ज्यादा वोकल है, जो ज्यादा भीड़ का उत्साह दिखा रहा है, वो अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। एक और आखिरी बात इस विषय में बता दूं, जिसको लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव का टेम्पो हाई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक जिला उदाहरण, एक जिले से देता हूँ, जौनपुर जिला है। जौनपुर जिले में अखिलेश यादव गए, उन्होंने रैली की, बहुत भीड़ आई, लेकिन उसी जौनपुर में नरेंद्र मोदी गए, टीडी कॉलेज में रैली की, वहां बहुत भीड़ आई। उसी जौनपुर में अमित शाह गए, उनकी अलग रैली हुई, वहीं नड्डा गए, उनकी अलग रैली रही, वहीं योगी गए। तो अखिलेश यादव अकेले एक रैली, एक यात्रा निकाल रहे हैं, एक शो कर रहे हैं, और उसी जगह पे 700 भले जहाँ भीड़ कम और ज्यादा हो सकती है, ये दिख रही है। और दूसरे वही प्रश्न उठता है, अखिलेश यादव के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, नरेश उत्तम पटेल, क्या उनकी किसी रैली की, किसी सभा की, जनसभा की कोई तस्वीर है आपके पास? बिल्कुल हेमंत जी, देखिए मुझे लगता नहीं होगी। ये फर्क है जो समझना जरूरी है। और अगर मैं इस वक्त पर अखिलेश यादव मेरे अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छा काम किया था, उनका जो कार्यकाल था 2012-17 का, उसका उत्तरार्ध अद्भुत था, बड़ा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ मारक तत्व, मारक ऐसे कारक हैं, मारक कारक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का फेवर कर रहे हैं, बावजूद इसके कि योगी आदित्यनाथ की सरकार का परफॉर्मेंस एट पार नहीं था, उम्मीदों के अनुकूल नहीं था। हेमंत जी, आपने कुछ मुद्दों को यहाँ पर सामने रखा कि राशन का मुद्दा जो बीजेपी है वो प्लस पॉइंट बना ले जाएगी, और इसी के साथ जो प्रधानमंत्री का भाषण था आवारा छुट्टा जानवरों को लेकर, जो बड़ा मुद्दा बना इस बार के चुनावों में, उसको लेकर पीएम ने बहुत अच्छी बात कहती, वो यहाँ पर मुद्दा बन सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स आपने बता दिए। बीएसपी के साइलेंट वोट पर भी आपने चर्चा की। ये सारे सवाल बहुत अहम हो जाते हैं आज पूछना एक एक अपने मेहमान से। मनोज जी, मैं आपको रुक करती हूँ। मेरी अभी आपसे बातचीत हो रही थी, देखिए हेमंत जी ने बताया कि बीजेपी कैसे यहाँ पर आगे जा सकती है। आपसे मैं पूछूंगी कि ऑफ कैमरा जो हमारी भी बात हुई, आपने कहा कि साइलेंट वोटर कुछ नहीं है इस बार बसपा का, और रजा जी कह रहे हैं साइलेंट वोटर है, हेमंत जी ने भी साइलेंट वोटर का जिक्र किया। आप किस बिहाफ पे कह रहे हैं कि बीएसपी का साइलेंट वोटर नहीं है इस बार, सिर्फ हवा है ये? देखिए, राजनीति में दो तीन चीजें बड़ा अभी आदरणीय हेमंत जी बता भी रहे थे। जो सबसे बड़ी बात होती है कि जो राजनीतिक जो नेता होता है उसके परसेप्शन पर वोट बनते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर जाति आधारित राजनीति है बाइपोलर है, जाति आधारित भी है, और बसपा की राजनीति भी जाति आधारित ही रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में केवल एक जाति के आधार पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। बीएसपी के साथ अन्य जातियों का जुड़ाव कम हुआ, जहां उनकी संख्या अधिक होगी वहां तो वो चुनाव जीतने में सफल रहेंगे। तो बीएसपी सत्ता से बाहर है, ये स्पष्ट दिखने लगा, पहली बात। दूसरी बात
कि कांग्रेस के पास, कांग्रेस 403 सीटों पर चुनाव लड़ी। हाँ। कांग्रेस अभी सत्ता की रेस में नहीं है। हाँ, कांग्रेस को संगठनात्मक रूप से लाभ हुआ, ये भी सच है, क्योंकि अब चुनाव का अंतिम चरण है। कांग्रेस को अगर संगठनात्मक दृष्टि से देखें तो बहुत लाभ हुआ। अब हम समाजवादी पार्टी पर आ जाते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी थी, चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, आज पूर्वांचल में समाप्त हो रहा है। पूर्वांचल के उन जिलों में समाप्त हो रहा है जिनमें मोदी जी का भी प्रभाव है, जिनमें समाजवादी पार्टी का भी प्रभाव है। दोनों का मिला जुला असर है। अगर पिछला चुनाव आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 36 सीटें थी, 11 समाजवादी पार्टी को थी, 20 पर समाजवादी पार्टी नंबर 2 पर थी। और एक मुद्दा जो पेंशन का था वो चला, उसका भी असर है। देखिए, आजमगढ़ में 12,000 पोस्टल बैलेट भी पड़े हैं। तो आजमगढ़ में अगर पिछला चुनाव देखें तो 4 बहुजन समाज पार्टी को मिला था, बीएसपी को मिला था, लेकिन बीएसपी के साथ इस बार बहुत प्लस होता हुआ नहीं दिख रहा है। अच्छा। मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी की तरफ उसका ध्रुवीकरण हो चुका है। तो मुस्लिम और यादव का ध्रुवीकरण है। दूसरा, जो बसपा के की 4 सीटें वहां हैं, वो भी बसपा उसमें कम होगी। तो लाभ अंततः इस चरण में तो समाजवादी पार्टी को होगा। और सरकार जहां तक बनाने की बात है तो स्टार प्रचारक के रूप में ये सच है कि केवल अखिलेश यादव जी रहे। चुनाव मैनेजमेंट में भारतीय जनता पार्टी के पास संसाधन अधिक है, चुनाव की रणनीति अधिक है, ये सच है। और भारतीय चुनाव में, राजनीति में आप जितनी बार चुनाव में लोगों से जितनी बार मिलेंगे, उनको अपनी उपलब्धियां बताएंगे, तो वो प्लस हो जाता है। और जहां तक राशन की बात है, हाँ ये सच है कि राशन का निश्चित रूप से चुनाव में प्रभाव रहा होगा। और एक दलितों का वर्ग या जो उपेक्षित हैं, वंचित हैं, गरीब है, वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो ओबीसी हो, उनका वर्ग उस राशन के कारण एक सकारात्मक सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखा। चलिए, हाँ बिल्कुल। देखिए, आपने राशन पर भी प्रकाश डाल दिया, आपने मुस्लिम वोटर का बंटवारा, यादव वोटर्स का बंटवारा, सपा को फायदा होगा, अपने तमाम पॉइंटों को लेकर यहाँ पर जिक्र किया है। मैं रजा जी आपके पास आऊंगी। जैसे कि हेमंत जी ने भी कहा कि पसमानदा मुस्लिम जो हैं वो कहीं ना कहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ आकर्षित हुए हैं। उन्होंने लगातार इस 7वें चरण में प्रचार भी किया है। और इसी के साथ अभी जैसे कि मनोज जी ने कहा कि मुस्लिम वोट बैंक का भी बंटवारा होगा, तो आप इस वोट बैंक को कैसे देख रहे हैं इस बार के 7वें चरण के चुनाव में? देखिए, ऐसा है कि हेमंत तिवारी जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, और वो प्रदेश नहीं पूरे देश के जाने माने पत्रकार हैं हेमंत तिवारी जी। और हेमंत तिवारी ने जो चीज कही है, बिल्कुल लगता है कि वो बिल्कुल आंखों के सामने देख रहे थे और उसका नजरिया आपके सामने पेश किया है। जैसे आपने मुझसे सवाल यही किया है, इसका मैं जवाब दूंगा कि पसमानदा और मुसलमान भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब 80-20 की बात कही थी तो खास तौर पर राजा जी महिलाओं का वोट बैंक उन्होंने कहा, तो उससे पहले मुसलमान ये समझा कि शायद 20 हमारे लिए कहा जा रहा है, लेकिन बाद में उसको साफ किया कि साहब वो मुसलमानों के लिए नहीं है, वो उनके लिए है कि जो हमारे 80% विकास के काम को अच्छा समझते हैं। मुसलमान में महिलाएं, जो 3 तलाक का मसला था 70 साल से, जो हमारी मुस्लिम समाज से आता हूँ, उस समाज के बीच में रहता हूँ, नमाज है, रोजा है, सब जाते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं बिरादरी होने के नाते। लेकिन जो हमारी घर की औरतें जो कहती हैं कि हम शादी के बाद एक पेंडुलम के तरीके से हिलते रहते थे, लेकिन ये 3 तलाक का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया, ये झटके वाला तलाक ये जब हटा, तो हम लोगों ने समझा कि हमारा अस्थायित्व है। तो वो जो है स्थायित्व जो है मिला, उस अस्थायित्व से जो है औरतों में एक जो है हिम्मत बनी। तो वो औरतों का वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है और बहुत साइलेंट चला जाता है, उनके हस्बैंड भी नहीं जान पाते। दूसरा, एक बड़ी बात आपको शिवांगी जी बताना चाहता हूँ, इस 5 साल में दंगा नहीं हुआ। दंगे से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुसलमानों की दुकान जलती है, मुसलमानों का घर जलता है, मुसलमान के नवयुवक लड़के पकड़े जाते हैं, जेल में डाले जाते हैं, जमानतों में लाखों रुपया खर्च होता है, उसके बाद छूट के चले भी आते हैं या कभी कभी सजा भी हो जाती है। और फिर उस मोहल्ले में वो नफरत से देखे जाते हैं कि दंगाई है, ये आतंकवादी है। तो ये जो चीज है, ये मुसलमानों को दंगा न होने की वजह से इस सरकार से मुसलमान इस बिंदु पर बहुत खुश है कि साहब हमारा दुकान नहीं जली, हमारा मकान नहीं जला, हमारा लड़का बेगुनाह जो है दंगाई नहीं घोषित हुआ, जेल नहीं गया। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर। शिवांगी जी, आप इस समय एक महिला एंकर बैठी हैं, बिल्कुल, तो मैं आपको एक महिलाओं का एक आंकड़ा देना चाहता हूं, और जो बहुत जरूरी भी है, बिल्कुल, कि विधानसभा उत्तर प्रदेश में 1988 में 23 महिलाएं आई थी।
23 महिलाएं आई थी। और 1985 में 31 महिलाएं जो है जीती थी। फिर 1989 में 18 एमएलए बनी थी महिलाएं। फिर 1991 में 10 महिलाएं बनी, यानी कम हो गया रेशियो। फिर 1993 में 14 महिलाएं एमएलए बनी। फिर उसके बाद 1996 में 20 एमएलए महिलाएं बनी, उस विधानसभा में जाके बैठी। फिर 2002 में 26 महिलाएं एमएलए बनी। 2007 में मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि भारत समाचार से आंकड़े से लोग जाने कि कितनी महिलाएं विधानसभा में अपना स्थान जो है जीत के पहुंची हैं वहां। 2007 में 23 महिलाएं, और आप देखिए कि 2012 में 35 महिलाएं एमएलए बनी। और 2017 में आप देखिए शिवांगी जी, 42 महिलाएं जो है 2017 में जीत के गई हैं, 10% से ऊपर। और आप उपचुनाव में जो है जीत के 2 और गई, तो 44 महिलाएं होंगी बाई इलेक्शन में। तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब 2017 में अगर 44 हैं, तो अब कितना रिकॉर्ड महिलाओं का जीत के आता है। अगर इससे बढ़ के आता है तो लगता है कि महिलाओं में जो है जागृति पैदा हुई है और भागीदारी। जी बिल्कुल रजा जी, देखिए आपने इस मुद्दे को बहुत अच्छे से समझाया कि महिलाओं की भागीदारी कितनी, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी पर तो कांग्रेस भी पूरा जोर दे रही, कह रही 40% टिकट हम यहाँ पर इस बार महिलाओं को दे रहे हैं, स्कूटी, मोबाइल, पढ़ाई के लिए पैसे यहाँ पर दिए जा रहे हैं। बीजेपी भी यही कह रही है, सपा भी यही कह रही है। तो महिलाओं का मुद्दा आपने बहुत अच्छा उठाया। लेकिन देखिए, राशन और शासन बीजेपी के लिए क्या तुरुप का इक्का साबित होगा? आलोक कुमार जी, मैं आपके पास आऊंगी इसी सवाल से, क्योंकि देखिए अभी राशन की बात भी हुई है, शासन की बात भी हुई है कि दंगे नहीं हुए, इसलिए मुसलमानों को भी कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा लगा है कि उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं आए हैं। जरा इन दोनों बातों पर आप प्रकाश डालिए, शासन और राशन कितना तुरुप का इक्का साबित होगा बीजेपी के लिए? निसंदेह ये पूरा चुनाव जो है जहां से चला था ना, चला था जिस वक्त किसान आंदोलन का मसला सामने था, जहां चला उसका थोड़ी रफ्तार पकड़ा तो हिजाब का मसला सामने आ गया। और ये बीजेपी के पेशनी पे बल का कारण था कि अगर वही मुद्दा बना रहता तो हो सकता था कि 7वें चरण में जो मार्जिन होता हुआ दिख रहा था समाजवादी पार्टी के पास, वो नहीं रहता। तो एक कारपेट बॉम्बिंग के तहत इन दो मसले जो आप बता रही हैं, शासन के मसले पर और इसके अलावा राशन के मसले पर, पूरे चुनाव को खींच लाने की लगातार कोशिश हुई। और ये कहा गया कि बहुत सारे ढंग से कैंपेन हुए जिसमें कहा गया कि असल में वोटर जो जा रहा है मतदान केंद्र पर, वो जाति धर्म को भूल करके राशन पे आ रहा है, जो जाति धर्म को भूल करके शासन पे आ रहा है। और अगर ऐसा होता है तो ये परिपक्व लोकतंत्र की निशानी होगी। लेकिन जिस चरण में अभी मतदान हो रहा है, ये 54 सीटें हैं, ये हमेशा से इस बात के लिए याद किए जाते रहे हैं कि यहाँ जातिगत ध्रुवीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण एक मायना रखता है। और उस मायने के आधार पर ही यहाँ पर राजभर की पार्टी खड़ी है, यहाँ अपना दल खड़ा है, और इसने राष्ट्रीय पार्टी को, निषाद पार्टी खड़ी है जिसने राष्ट्रीय पार्टियों को यह मजबूर किया है कि वो जातिगत गठबंधन के तहत चुनाव में उतरे। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। अगर 54 सीटों पे यही तो मसला रहता है, राशन का मसला और शासन का मसला, जिसके लिए बहुत कारपेट बॉम्बिंग की गई है, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक सब ने लगातार फिसलते चुनाव को समेटने के लिए, भाजपा के हक में लाने के लिए बहुत मेहनत की है। बिल्कुल। और बार बार कहा है कि आप देखिए कि सबके यहाँ राशन पहुंचा या नहीं, सबको प्रधानमंत्री के आवासीय योजना का फायदा हुआ या नहीं, बगैर किसी जाति को देखे हुए, बगैर किसी धर्म को देखे हुए उसके लोग लाभान्वित हुए या नहीं, इस बात को समझाने में मीडिया के जरिए संभवतः भारतीय जनता पार्टी काफी हद तक सफल रही है। और जो शासन का मसला था, वो सीए का आंदोलन, बाकी बहुत सारे आंदोलन हुए, बेरोजगारी का आंदोलन, उसमें घिरती हुई दिख रही थी भारतीय जनता पार्टी। उससे बाहर निकालने में इस मामले में सफल हुई। जैसा राजा साहब अभी बता रहे थे कि आखिरकार अगर दंगा नहीं हुआ है तो फायदा किसका है। और अगर ये बात लोग समझ लेते हैं तो ये परिपक्व लोकतंत्र की निशानी है। अगर विकास हुआ है तो फायदा किसका है, अगर इस बात को लोग समझ लेते हैं तो जातिगत और धार्मिक गठबंधन से बाहर निकल के आएंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो वाकई मुस्कुराने की बात है, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि अखिलेश यादव की पार्टी के लिए भी, जिसने 12 से 17 तक एक अच्छा शासन दिया था। तकरीबन 2015 से और 17 का शासन उनका था, वो अनकंपेरेबल था, अच्छा था, विकास की ओर उनका ध्यान था। तो दोनों के लिए, हर राजनीतिक दल के लिए मुस्कुराने वाली बात होगी। और अगले चुनाव में ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि कोई निषाद पार्टी के लोग जरूर से ज्यादा वोट राष्ट्रीय पार्टी से सीटें मांग लें, राजभर की पार्टी एक अजब डांसिंग के मोड में आ जाए और मांगना शुरू कर दे। इसी ढंग से पीस पार्टी की भी अभी इस बार चर्चा है, जो पासमानदा की बात हो रही थी, पासमानदा मुस्लिमों का एक संगठन है, उसको अपने तरीके से मोल्ड करने की कोशिश हुई है इस चरण में। तो ये सारी जो राजनीति की या लोकतंत्र की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं,
उन पर विराम लगाने की कोशिश हो जाएगी। अगर सिर्फ विकास के मुद्दे पर बात हो, शासन के मुद्दे पर बात हो, राशन के मुद्दे पर बात हो, और जो हैव नॉट्स हैं, बेसिकली जो आधारभूत लोग हैं, जो नीचे दबे कुचले लोग हैं, जिनके लिए अन्न बड़ी समस्या है, आवास बड़ी समस्या है, कपड़ा बड़ा बिल्कुल। समस्या है, आलोक जी देखिए, आपने शासन और राशन दोनों पे बखूबी बहुत अच्छा जवाब दिया है, लेकिन एक बात को आपने और जिक्र किया कि जो छोटे छोटे दल हैं, जो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, ये कैसे इस बार फायदा पहुंचाएंगे? क्योंकि आजमगढ़, जौनपुर सपा का गढ़ है, गाजीपुर, मऊ उनके सहयोगी दल सुभाषपा का और जनवादी पार्टी का, वहां पर असर रहता है। तो अब इस चरण में इन्हीं मुद्दों पर हम जरा एक बार चर्चा और कमेंट लेते हैं। मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगी इसी सवाल के साथ। ये छोटे छोटे दल इस बार देखिए, ये 7वां चरण, इसमें इस बार इस चरण में मऊ में भी परीक्षा होगी यहाँ पर इन छोटे दलों की, और इसी के साथ गाजीपुर में भी छोटे दलों की परीक्षा होगी, यानी कि जनवादी पार्टी और सुभाषपा की। कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर जी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे जी। तो पिछला चुनाव उनका एक जो भारतीय जनता पार्टी का तबका है, जो भाई वोट बैंक सबके हैं, तो उस वोट बैंक के साथ उनका अलायंस था। इस बार उनका अलायंस दूसरे वोट बैंक के साथ है, और स्वाभाविक रूप से इन जातियों का प्रभाव है उन क्षेत्रों में, जैसे गाजीपुर में है और बनारस के भी कुछ इलाके में है। बलिया का चुनाव हो चुका है, इसलिए बलिया का जिक्र इस समय करना ठीक नहीं। और 7वें चरण का चुनाव है, और इस चुनाव अगर आप पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक देखें तो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मुद्दों से, अभी आलोक जी बता रहे थे, वो बात सही है। लेकिन तीसरे चरण के बाद से चुनाव का जो रुख था वो कुछ बदला, और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। अब इसे दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य कहिए, समाजवादी पार्टी के पास भी बहुत सारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, लेकिन संगठनात्मक रूप से केवल अखिलेश जी ही अकेले स्टार प्रचारक के रूप में चलते रहे। शायद अगर कहीं परिणाम में कुछ कमी रहेगी, जैसे बहुत सारे मुद्दे थे, अखिलेश जी स्वाभाविक रूप से 2012 से 2017 में अच्छा काम किया, उन्होंने ओपीएस जैसे बड़ी बात की, तो ओपीएस का भी असर होगा। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी उसी तरीके से धुआंधार प्रचार हुआ होता तो उनकी सीटें बढ़ती। ऐसा नहीं है कि सीटें कम हो रही हैं, समाजवादी इस चुनाव में जो लाभ है बाईपोलर का, वो समाजवादी पार्टी को सबसे अधिक है। और जहां तक आजमगढ़ की बात है, मैंने पहले बता दिया कि बसपा को उन 4 सीटों से भी नुकसान उठाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को तो एक ही सीट मिली थी, तो भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ में बहुत नफा नुकसान में नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी का जो नफा नुकसान होगा वो बनारस में हो सकता है, यदि समाजवादी पार्टी को सीटें मिलती हैं तो। ओम प्रकाश राजभर जी आए हैं, अगर चिरई गांव विधानसभा देखें, उधर देखें तो उधर उनके सजातीय लोगों की संख्या भी है, तो उसका असर होगा। जौनपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तो वहां समाजवादी पार्टी को उसका लाभ भी होगा। अगर आप देखें तो पिछली बार जितनी सीटें थी उसका 1/5 तो लगभग 1/5 अकेले इसी 7वें चरण से समाजवादी पार्टी को मिला था, और 20 सीटों पर मैंने पहले बता दिया नंबर 2 पर थे। तो समाजवादी पार्टी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कुछ न कुछ नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी 36 पर नहीं रहेगी, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने तीसरे चरण के बाद चुनाव की जो रणनीति बदली, उससे उन्होंने संगठनात्मक रूप से अपनी बातें लोगों तक ज्यादा पहुंचाई। जी चलिए, आपने बोला कि नुकसान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और आजमगढ़ में इस बार बीजेपी को यहाँ पर कोई मुकाबले में